हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं क्या होता है यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एंड इस डेरिवेशन से संबंधित जितनी भी थ्योरी है मैंने स्क्रीन पर लिख रखी है, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको पहले इसके डायग्राम को समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहली बात इसके अंदर हम 3 पर्दे लेते हैं। कितने पर्दे लेते हैं बच्चों? 3 पर्दे लेते हैं। इसको मैंने क्रम से लिखा है P, Q और R। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 पर्दे लिए हैं, जिसमें पर्दे P में एक छिद्र होता है, यानी एक रेखा छिद्र होता है, जिसको हमने S नाम दिया है। क्या दिया बच्चों? S नाम दिया है, जहाँ से प्रकाश एंट्री करता है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे कुछ दूरी पर दूसरा पर्दा होता है बच्चों Q। क्या होता है बच्चों? Q पर्दा होता है, जिसमें 2 रेखा छिद्र होते हैं S1 और S2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये S1 और S2 जो होते हैं बच्चों, इस S से बिल्कुल बराबर दूरी पर होते हैं। यानी जो रेखा छिद्र जो S है बच्चों, जो पर्दे P में है, ठीक है, तो S1 और S2 की जो डिस्टेंस है इस S से बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे कि दोनों S1 और S2 जो है, दोनों S के क्या बच्चों? पैरेलल हैं। क्या बच्चों? पैरेलल भी हैं। ठीक है। अच्छा, इस पर्दे Q के आगे एक तीसरा पर्दा रहता है बच्चों R। क्या रहता है बच्चों? R। इस पर्दे R पर हमें व्यतिकर्ण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। व्यतिकर्ण फ्रिंजें कैसे प्राप्त होती हैं, आइए इसको आप समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझें। देखिए, जब हम रेखा छिद्र S पर एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब होता है जैसे बच्चों पराबैंगनी प्रकाश। क्या बच्चों? जिसकी आवृत्ति क्या हो बच्चों? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जब हम पर्दे S पर एक वर्णीय प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार रेखा छिद्र S एक द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। ठीक है, बस में आप लोगों को, जिससे द्वितीयक तरंगें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं कहाँ से निकल के बच्चों? यहाँ से निकल के, जैसे कि आप देख पा रहे हो तरंगाग्र। क्या बच्चों? ये तरंगाग्र की भांति ये चल रही हैं। ठीक है, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं बच्चों कहाँ पहुँचती हैं? एक साथ रेखाचित्र S1 और S2 पर पहुँचती हैं। यानी जब यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से जब पराबैंगनी प्रकाश डालोगे यहाँ से रेखाचित्र S से, ठीक है, तो S से होगा बच्चों द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएगा। और जब ये स्रोत बन जाएगा तो इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे गोलीय तरंगाग्र के रूप में। ठीक है, तो ये तरंगिकाएं बच्चों रेखाचित्र कहाँ पहुँचेंगी? S1 और S2 पर पहुँचेंगी। कहाँ पहुँचेंगी बच्चों? S1 और S2 पर पहुँचेंगी। और हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार बच्चों रेखा छिद्र S1 और S2 भी क्या बन जाएंगे? द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो फिर इनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था? देखो, एक ही रेखा छिद्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों? 2 रेखा छिद्र आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे सिंगल रेखा छिद्र था, तो जो द्वितीयक तरंगिकाएं इस टाइप से निकल के चल रही हैं, यही तरंगाग्र के रूप में चल रही, आपका गोलीय तरंगाग्र के रूप में चल रही है। ठीक है, तो ऐसी तरंगें कहाँ से निकलेंगी बच्चों? ऐसे भी निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी? दोनों से ऐसे भी निकलेंगी। यानी रेखाचित्र S1 और S2 से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है, अब जैसे अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझें, यहाँ समझ जाएंगे तो वहाँ पे समझना बहुत आसान है। ठीक है, डायग्राम को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल एक बार यहाँ समझ लो। देखो, जब ये रेखाचित्र केवल एक है, ठीक है, तो द्वितीयक तरंगिकाओं की चलने की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, यानी इस टाइप से देखो गोलीय तरंगाग्र के रूप में ना। और ये कैसे बढ़ रहा है? थोड़ा क्या आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर 2 रेखा छिद्र S1 और S2। ठीक है, तो ऐसी आकृति यहाँ भी बनाएंगे। कहाँ? यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो आप देखोगे कि ये तरंगा एक दूसरे को काटेंगी। यानी जैसी तरंगा यहाँ निकलनी है वैसी तरंगा यहाँ भी निकलेंगी और वैसी तरंगा यहाँ भी निकलेंगी बच्चों। तो क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या काटेंगे बेटा? काटेंगे। और इस काटने को बोलते हैं बच्चों अध्यारोपित होना। यानी जब 2 तरंगें किसी माध्यम में एक दूसरे को काटती हैं, उसको बोलते हैं बच्चों, वो तरंगें क्या होती हैं? एक दूसरे पर क्या होती हैं बच्चों? अध्यारोपित होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? अध्यारोपित होती हैं। ठीक है, जब ये तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हुए पर्दे R पर पहुंचती हैं बच्चों, कहाँ पहुंची? पर्दे R पर पहुंचती हैं। यानी एक दूसरे को काटते हुए कहाँ पहुंची? पर्दे R पर पहुंचती हैं। तो पर्दे R पर कुछ चमकदार या और कुछ अंधेरी पट्टियां दिखाई देती हैं। बात समझ में आ रही है? जिनको मैंने लिखा है दीप्त और अदीप्त। बात समझ में आ रही है? दीप्त का मतलब कोई चमकीली यानी ब्राइटनेस वाली पट्टी, और अदीप्त का मतलब डार्क वाली कोई पट्टी दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब रेखाचित्र S1 और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती पर्दे R पर पहुंचती हैं,
तो पर्दे आर पर दो प्रकार की पट्टियां दिखाई देती हैं, एक तो ब्राइट यानी चमकीले टाइप की और दूसरी डार्क यानी अंधेरे टाइप की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं इनको व्यतिकरण फ्रिंजें। क्या कहते हैं बच्चों, व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। ठीक है, तो जो बी लिखा है मैंने, बी का मतलब ब्राइट फ्रिंजेस, डी का मतलब डार्क यानी आदीप्त फ्रिंज और बी का मतलब ब्राइट फ्रिंज। बस में आपको ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे कि जो मैंने आपको देखो यहाँ पे एक तो डार्क कलर का सर्कल दिख रहा है और आपको यानी कहने का मतलब एक तो कुछ सर्कल आपको इस टाइप से दिख रहा है बिल्कुल डार्क तरीके से, और एक सर्कल बच्चों आपको कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इन सर्कलों में क्या अंतर है इसको समझे। देखिए जहाँ पे आपकी आदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, आदीप्त देखिए यहाँ पे देखिए कौन सी फ्रिंज बच्चे, ये आदीप्त फ्रिंज है। ठीक है, जबकि यहाँ अगर देखें इस वाले पॉइंट पे देखो, इनको देखो, यानी इन वाले वृत्तों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ क्या प्राप्त हो रही है बच्चों, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। यानी जो खाली वृत्त, ये वाले खाली वृत्त, ठीक है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, तो यहाँ पे क्या जा रही है बच्चों, आपकी दीप्त फ्रिंज जा रही है, चमकदार पट्टी जा रही है। और जहाँ पर ये आपके देखो ये डार्क कलर के सर्कल दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चों, अंधेरी पट्टी है, डार्क कलर की पट्टी है। बस नहीं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आएगी, जहाँ डार्क वृत्त जा रहे हैं आपके, डार्क वृत्त वो सब क्या आपकी बच्चों, आपकी आदीप्त फ्रिंज है। और जबकि यहाँ पे जो खाली वाले वृत्त हैं, इस टाइप वाले वृत्त, ठीक है, वो क्या आपकी बच्चों दीप्त फ्रिंज है। ठीक है, अच्छा, इन खाली वृत्तों को जब मिलाने वाली रेखा होती है बच्चों, ये जो खाली वृत्त आपको दिख पा रहा है जहाँ पे आपकी दीप्त फ्रिंज मिल रही है, ठीक है, तो खाली वृत्तों को जो मिलाने वाली रेखा होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं निष्पन्द रेखाएं। क्या कहते हैं बच्चों, निष्पन्द रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों ये जो आपको ये डार्क वाली वृत्त दिख रहे हैं, ये वाले डार्क वाले वृत्त, ठीक है, जहाँ पे आपको आदीप्त फ्रिंज मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेखाओं बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं प्रस्पंद रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रस्पंद रेखाएं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, याद रखना कि आपके सेंटर पर जो प्राप्त होती है यानी केंद्र पर जो प्राप्त होती है, हमेशा दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, अर्थात एक चमकदार पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके दोनों ओर, इस केंद्र वाली फ्रिंज के दोनों ओर आप देख पा रहे होंगे, ये भी आदीप्त है और ये भी आदीप्त फ्रिंज है, लेकिन सेंटर पर याद रखना है हमेशा केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है, और वो हमेशा क्या होती है बच्चों, ब्राइट फ्रिंज होती है, अर्थात दीप्त फ्रिंज होती है, यानी चमकदार पट्टी होती है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, बात को समझे पूरे टॉपिक को। देखिए जब हम बच्चों पर्दे पी के बिंदु एस पर रेखा क्षेत्र एस पर जब हम एक बड़ी प्रकार यानी परावैनिक प्रकार डालेंगे, ठीक है, तो ये द्वितीय तरंगाओं का स्रोत बन जाएगा, जिससे चलने वाली द्वितीय तरंगाएं बच्चों कहाँ पहुंचेंगी, S1 और S2 पर पहुंचेंगी। तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार रेखा क्षेत्र S1 और S2 दोनों क्या बन जाएंगे, द्वितीय तरंगाओं के स्रोत बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को, तो इनसे भी द्वितीय तरंगाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, अब जो माध्यम में चलेंगे दोनों रेखा क्षेत्रों से चलने वाली तरंगें माध्यम में चलेंगे तो एक दूसरे को काटेंगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मकड़ी के जाल जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये तरंगें एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो इनको काटने बोलते हैं बच्चों तरंगों का अध्यारोपित होना। तो इनके अध्यारोपण से पर्दे आर पर आप लोगों को कुछ चमकदार तथा कुछ डार्क कलर की पट्टियां दिखाई देती हैं, जिनको हम व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज इसकी अब थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी क्या देखिए स्टूडेंट, थ्योरी को समझे एक बार। मैंने क्या कहा, इसमें एक पर्दा P होता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, एक रेखा जिसमें क्या होता है, एक रेखा क्षेत्र S होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस पर्दे P के आगे यानी पर्दे के आगे कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी पर क्या होता है, एक अन्य पर्दा Q लगा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, जिसमें दो रेखा क्षेत्र S1 और S2 होते हैं, यानी Q में जो दो रेखा क्षेत्र होते हैं S1 और S2 होते हैं। ठीक है, अच्छा, पर्दे Q के आगे मतलब इसके आगे यानी इसके आगे एक तीसरा पर्दा क्या रहता है बच्चों, R रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब रेखा क्षेत्र S पर यानी इस पर्दे को स्टैंड है ना, जब रेखा क्षेत्र S पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो पर्दे R पर समान चौड़ाई की, यानी जब यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो इस पर्दे पर आपको कुछ चमकदार और कुछ अंधेरी पट्टियाँ दिखाई देंगी। तो देखो यहाँ समझे, जब रेखा क्षेत्र S पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो पर्दे R पर समान चौड़ाई की, ठीक है, दीप्त तथा आदि पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम इन दीप्त पट्टियों को हम कहते हैं। दीप्त पट्टियों को हमने कैसे लिखा, बी से लिखा है, दीप्त पट्टी को हमने लिखा बी से लिखा, और आदि पट्टी को हमने डी से प्रदर्शित किया है। ठीक है, अच्छा, इन पट्टियों को हम बच्चों क्या कहते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। बस समझे आप लोगों को। अच्छा, आगे देखिए फ्रिंजें बनती कैसे, उनको देखो, फ्रिंजों का बनना क्या है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रिंजें कैसे बनेंगे, तो क्या थ्योरी लिखनी है, देखिए लिखेंगे व्यतिकरण फ्रिंजों का बनना। देखिए जब रेखा क्षेत्र S पर ठीक है एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत से रेखा क्षेत्र S तरंग स्रोत बन जाता है, यानी इससे तरंगें निकलना शुरू हो जाएंगी। और ठीक है, जिससे चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं S1 व S2 पर पड़ती हैं, यानी कहाँ पहुंचेंगी, यहाँ से निकलने तरंगें यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ पर पहुंचेंगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर पहुंचेंगे S1 और S2 पर, तो बच्चे ये भी क्या होंगे, द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत बन जाएंगे, और इनसे भी द्वितीय तरंगें निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है,
जिससे S1 और S2 भी तरंग स्रोत बन जाते हैं, जिनसे निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पर्दे आर पर व्यतिकरण, कौन सी बच्चों, व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और इसकी ये बच्चों ये थ्योरी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई हो बच्चों कि ये टॉपिक आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस टॉपिक की तैयारी जरूर करें। ठीक है, और इस डायग्राम को कैसा बनाएंगे मैं आपको बताता चलूँ। देखिए आप क्या करेंगे, रेखाचित्र S1 और S2 को प्रकार की सहायता से बनाए बच्चों, कैसे बनाए, प्रकार की सहायता से बनाए, तब को डायग्राम को आपको अच्छा लगेगा देखने में। इनको केंद्र मान कर क्या करें, आप चाप खींचेंगे बच्चों, गोले चाप खींचेंगे और वो चाप एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, काटेंगे कि नहीं काटेंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो उनको मिला दो, सेंटर पर लेके जानी है आपको बच्चों दीप्त फ्रिंज बनानी है, दीप्त फ्रिंज। यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए, केंद्र पे हमेशा दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, यानी बी बनानी है, ब्राइट फ्रिंज बनानी है। ठीक है, तो इसके दोनों ओर क्या रहती है, अदीप्त, फिर ऊपर की ओर हो जाएंगी दीप्त रहेंगी और ये फिर क्या हो जाए, दीप्त हो जाएंगी। ठीक स्टैंड, तो ऐसे इसको प्रकार की सहायता से आप इसको बना सकते हैं रेखाचित्र S1 और S2 को केंद्र मानकर। ठीक है, याद रखें S1 और S2 की जो बीच की दूरी होती है बच्चों ये बहुत कम होती है, ये भी याद रखना। हम इसके आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जब हम फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये जो S1 S2 की जो बीच की दूरी होती है ना, ये बच्चों बहुत सूक्ष्म होती है, जिसको हम स्मॉल डी से लिखेंगे। और उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने समझा यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग का वर्णन। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स के सभी वीडियो देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में इसको बच्चों कॉपी कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और या इसके अंदर कुछ हार्ड भी नहीं है बच्चों, कुछ भी हार्ड नहीं। देखो केवल आप देख पा रहे होंगे ये केवल थ्योरिकल सवाल है, इसके अंदर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, केवल थ्योरी को रटना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, और डायग्राम आपको अच्छे से बना करके आना है। इस चीज़ को बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि काय का यूज करेंगे, प्रकार की सहायता से जब चाप खींचेंगे तो एक दूसरे को कट करेंगे, जैसी बात है। तो सेंटर पे आपको दीप्त फ्रिंज बनानी है और ऊपर नीचे अदीप्त फ्रिंज बनानी है। ठीक है, बी का मतलब है ब्राइट फ्रिंज, डी का मतलब है डार्क फ्रिंज। ठीक है, यानी अंधेरी पट्टी। बी का मतलब ब्राइट फ्रिंज यानी चमकदार पट्टी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।